हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ डीएलएड 2019 का क्वेश्चन पेपर का सलूशन। और बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट नंबर 2 के यानी कि सामान्य ज्ञान के सलूशन की। तो जो बच्चे यहाँ पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो एग्ज़ाम से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर का सलूशन देख लें ताकि उनको एक आइडिया लग जाए कि हाँ पिछले साल का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछा गया था और इसी बहाने उनकी कुछ अच्छे से प्रिपरेशन भी हो सके। तो देखिए, ये बेसिकली हमारा 7 जून 2019 को पेपर हुआ था। तो जिन बच्चों के पास पेपर है क्वेश्चन पेपर, वो भी यहाँ पे सलूशन चेक कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हमारा सलूशन देख लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होगा बहुत यहाँ पे आपको फ़ायदा करेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कंप्लीट पेपर होता है डीएलएड का, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है सामान्य ज्ञान का, इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे 2019 में और यहाँ पे हमको कैसे उनको सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कौन सी बेरोजगारी गंभीर समस्या है। अब सभी को मालूम है कि बेरोजगारी हमारे इंडिया के सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, और जबकि बेरोजगारी के कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे ये देखिए, आपको ऑप्शन में दिया गया है कि ग्रामीण बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, छद्म बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी। तो वैसे तो सभी प्रकार की बेरोजगारी यानी कि बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस समय की हमारी जो गंभीर समस्या है वो है हमारी शिक्षित बेरोजगारी की। आजकल जैसे आपको पता है कि हमारे जितने भी युवा हैं, यूथ हैं, वो सभी क्या करते हैं, शिक्षित हो तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ठीक से यहाँ पे हमको रोज़गार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, और बाकी जो रोजगारी है वो भी यहाँ पे काफ़ी गंभीर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस समय समस्या बनी हुई है वो हमारी शिक्षित की। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, कि शिक्षित बेरोजगारी हमारी बहुत गंभीर समस्याओं में से एक है। जबकि बाकी जो हमारी बेरोजगारी है, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी जो बेरोजगारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है वो हमारी ग्रामीण बेरोजगारी में से आती है, जिनमें हमारे जो भी युवा होते हैं वो पढ़ाई लिखाई तो मान लिया इतना नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको कोई काम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से गाँव के क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब देखिए, छद्म बेरोजगारी क्या होती है। ये इस टाइप की बेरोजगारी है जिसमें से अगर कोई भी यहाँ पे जो भी हमारा कामगार है जो काम करता है, तो उसके अंदर कैपेबिलिटी उससे अच्छा करने की होती है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल पाता है। तो क्या करता है, वो उसी काम को जो कि प्रेजेंट में कर रहा होता है उसी काम को लगातार करता रहता है। तो ऐसी भी हमारी बेरोजगारी होती है, जिसको बोलते हैं छद्म बेरोजगारी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि तकनीकी बेरोजगारी, यानी कि हमारी जो टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड होती है वो हमारी तकनीकी है, कि कुछ भी हमारे जो युवा होते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज रहता है लेकिन वो नहीं कर सकते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, वो हमारी तकनीकी बेरोजगारी के अंदर में आती है। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ बता दिया कि 3rd हमारा ऑप्शन सही होगा कि शिक्षित बेरोजगारी। अब आइए इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे बड़ा है, और ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। तो देखिए, वैसे तो आपको मालूम है यहाँ पे कि हमारा जो भी ये आपको जो शहर दिए गए हैं सभी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस समय जहाँ पे जनसंख्या का डेंसिटी ज़्यादा है वो हमारा है मुंबई शहर। ठीक है, सबसे नंबर 1 हमारा इंडिया में मुंबई शहर आता है कि जो संख्या हमारी जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। उसके बाद हमारा दिल्ली का नंबर आता है। तो हमारा यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, मुंबई को ही हमें टिक लगा के आना है। आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लोकसभा के कार्यकाल की गणना की जाती है। अब देखिए, लोकसभा आपको मालूम है कि हर 5 वर्ष के बाद इसके चुनाव होते हैं। तो चुनाव होने से पहले कई सारे प्रोसेस होते हैं कि आपको पता है कि हाँ निर्वाचन आयोग से क्या होती है, एक सूचना आती है, नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद इलेक्शन कराए जाते हैं, उनका रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आने के बाद सभी लोग शपथ ले लेते हैं, तब क्या होता है, वहाँ पर संसद भवन में इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि लोकसभा के कार्यकाल की गणना की जाती है। तो पहला कह रहा है कि निर्वाचन अधिसूचना की तिथि से, मतलब कि जब वो नोटिफिकेशन निकालते हैं कि कब चुनाव कराने हैं तब से माना जाता है, कि मतदान की तिथि से, कि जब इलेक्शन होते हैं उस समय ये माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि परिणाम की घोषणा की तिथि से, या फिर कह रहा है कि प्रथम अधिवेशन की तिथि से। तो देखिए, यहाँ पे जो लोकसभा के कार्यकाल की यहाँ पे हम बात करेंगे
तो जब यहाँ पे सारा प्रोसेस हो जाता है, शपथ वगैरह यहाँ पे ले ली जाती है, उसके बाद जो हमारा अधिवेशन होता है यानी कि संसद भवन में जब हमारा फर्स्ट बैठक होती है, उसी से हमारा क्या होता है, लोकसभा के कार्यकाल की यहाँ पे गणना की जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो 4th सही होगा, डी। ठीक है, प्रथम अधिवेशन की तिथि से ही हमारा लोकसभा के कार्यकाल की हम गणना करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संविधान के स्रोत के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हमारा जो आपको पता है कि संविधान है भारत का, वो सबसे ज़्यादा बड़ा लोकतंत्र है का संविधान है, और ये किसी एक कंट्री से नहीं लिया गया बल्कि इसके हर पार्ट को अलग अलग कंट्री से यहाँ पे चूज़ किया गया है। जिस कंट्री में जो चीज़ अच्छा है यहाँ पे देखी गई है, आपको पता है कि संविधान का हमारा स्रोत जो है वहीं से लिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गणतंत्र किस कंट्री से लिया गया है, आपातकाल की जो घोषणा की जाती है, कभी कभी राष्ट्रीय आपदा आ जाती है, तो वो किस कंट्री के सुझाव से ली गई है। उसी तरीके से संवैधानिक जो संशोधन होते हैं, टाइम टू टाइम हमारे संशोधन किए जाते हैं, वो आपको किस कंट्री से यहाँ पे चूज़ किया गया है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि समवर्ती सूची, ठीक है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए कि जो भी हमारा यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ से लिया गया। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा गणतंत्र है, तो गणतंत्र का जो हमारा लिया गया है, ये हमारा सबसे पहले फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, गणतंत्र हमारा जो भी है वो फ्रांस से यहाँ पे चूज़ किया गया है। जबकि हम आपातकाल की अगर बात करेंगे कि जो हमारे आपातकाल पढ़ते हैं उनको यहाँ पे हमको लिया गया जर्मनी से, और जर्मनी के हमारा जो गणराज्य होता है संविधान, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइमर गणराज्य, यानी कि जर्मनी का है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपातकाल की जो घोषणा है वो जर्मनी कंट्री से यहाँ पे ली गई है। जबकि नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि संवैधानिक संशोधन, जो संशोधन टाइम टू टाइम किए जाते हैं, वो संशोधन हमारे साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और जबकि जो समवर्ती सूची है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे ली गई है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है कि कौन सा संशोधन या कौन सा पार्ट हमारा संविधान का किस कंट्री से लिया गया है। तो इस आधार पे हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो 3rd सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ओरली भी याद रखना है और हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव है, इसके हिसाब से भी आपको प्रिपेयर रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए बुनियादी शिक्षा का मतलब होता है जो सबसे बेसिक होती है, कि जिसका ज्ञान होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे देखिए बुनियादी शिक्षा पे जो सबसे पहले फोकस किया है वो हमारे महात्मा गांधी जी को इसका श्रेय जाता है, कि महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पे पूरा फोकस किया था। और इनके हिसाब से जो हमारे मेन जो सिद्धांत होते हैं उनमें से सबसे प्रमुख था शिल्प केंद्रित शिक्षा, कि अपने हाथों से सामान को बनाना, इसको बोलते हैं शिल्प केंद्रित शिक्षा। जैसे आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने चरखे का यहाँ पे आविष्कार किया था, जिससे वो सूत काटते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे शिल्प केंद्रित शिक्षा को सबसे बड़ा सिद्धांत यहाँ पे माना जाता है। और इसके अलावा श्रम का सम्मान। अब इसमें आपको ये यहाँ पे सीखना है कि जो भी हमारा श्रम होता है, किसी भी तरीके की मेहनत होती है, उसका सम्मान करना ज़रूरी है। क्योंकि सम्मान अगर आपको नहीं है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कामों के प्रति क्या होगा, भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे एक दूसरे का जो श्रम होता है उसका सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट हमारा है साक्षरता। ठीक है, साक्षरता में भी आपको पता है कि सबसे ज़रूरी है किसी भी बुनियादी शिक्षा के लिए, कि साक्षर अगर आप होंगे तो आपको अच्छे बुरे की परख होगी और वहाँ पे आप आगे डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारे तीनों क्या हैं, बहुत ज़्यादा बुनियादी शिक्षा के एक सिद्धांत हैं। जबकि मातृभाषा में जो हमारा शिक्षण है, तो इसका हमारा वैसे तो बहुत ज़रूरी है कि मातृभाषा में ही हमको चीज़ सिखाई जाए, लेकिन यहाँ पे उन्हीं के टाइम पे आपको पता है कि लॉर्ड मैकाले आए थे जो इंडिया में, जिन्होंने इंग्लिश में शिक्षा देना स्टार्ट किया था। तो उसको भी यहाँ पे सीखना शुरू किया गया भारतीयों के द्वारा। तो इसके लिए यहाँ पे बेसिकली इस समय ये हमारा बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, बाकी हमारे तीनों के तीनों होंगे। तो इसके आधार पे हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो 4th सही होगा। इसका नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि एक देश के सकल राष्ट्रीय आय की गणना उपभोग के आधार पर किसने की। अब देखिए यहाँ पे आपको मालूम है कि हम नेशनल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकम की। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, जो कि आपको पता है कि हमारे भारत में या भारतीयों के द्वारा किसी भी कंट्री में जो भी हमारी इनकम की जाती है उसको यहाँ कहा जाता है कि ग्रॉस नेशनल इनकम। अब उसको उपभोग के आधार पर जो डिफाइन करने वाले हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उनका जो नाम है वो है पॉल सैमुएल्सन। ठीक है, पॉल सैमुएल्सन बेसिकली हमारे अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज़ भी यहाँ पे दिया गया था। इन्होंने क्या बताया था कि सकल राष्ट्रीय जो आय होती है उसकी
उपभोग की गणना, उपभोग के आधार पर उन्होंने उसकी गणना की थी। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है। अब देखिए, रचनात्मक आकलन का मतलब होता है कि किसी भी काम को जब किया जाता है तो एक उसमें हम देखते हैं कि कैसे उसको रचनात्मक, यानी कि हम उसको और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अपने हाथों से कोई चीज़ करना या बनाना, उसको बोलते हैं रचनात्मक कार्य। तो इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है। तो देखिए क्या क्या है वो हम आपको पहले बता देते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो आपको मालूम है कि किसी को अगर आप सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं तो अपने हाथों से किसी चीज़ को बनाना या बनवाना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा अंग होता है। इसका मतलब है कि हमारा ये अभिन्न अंग है। रचनात्मक कार्य हमारा सीखने और सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये होता है कि यह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। यानी कि जब आप कोई चीज़ सिखाते हैं या बनाते हैं तो वो चीज़ें क्या होती है, विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच में क्या होती है, लगातार वो चीज़ें प्रतिपुष्टि करती हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रेरित करती हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि यह एक शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा है कि यह इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का संवर्धन करना है। यानी कि अगर कोई चीज़ रचनात्मक कार्य कर रहा है कोई विद्यार्थी तो इससे क्या होगा, उसकी उपलब्धि बढ़ेगी। मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा कोई यानी कि रचनात्मक या रचना तैयार किया है, कोई मॉडल तैयार किया है, तो उससे क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं उपलब्धि बढ़ेगी, उसका नाम होगा, जिससे वो आगे के कार्यों में जा सकेगा, स्टेट लेवल में जा सकेगा, ठीक है, नेशनल लेवल में जा सकेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे रचनात्मक कार्यों से हमारे 3 बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। जबकि फर्स्ट वाला यहाँ पे कह रहा है कि यह एक शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित किया जाता है। तो ये भी देखिए गलत नहीं है। कोई भी यहाँ पे आप देखते हैं कि हर एक स्कूल में एक मॉडल तैयार करवाए जाते हैं जो कि जनरली हर साल किए जाते हैं, लेकिन अब उसको आप अंत में भी करा सकते हैं और कभी कभी मिड में भी कराया जा सकता है। तो उसमें बेसिकली हम देखते हैं कि हाँ किसने किस तरीके का यहाँ पे मॉडल तैयार किया है, जबकि बाकी जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे उसको सीखने के लिए यहाँ पे बेसिकली ज़रूरी यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट होगा कि ये फर्स्ट वाला क्या है कि रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की है। अब देखिए चार्ल्स बेबेज का नाम सभी ने सुना होगा। जिसने अगर कंप्यूटर लिया हुआ है या पढ़ा हुआ है तो आपको ज़रूर पता होगा कि चार्ल्स बेबेज का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की है। माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है या कैमरा है। तो देखिए ये जो चार्ल्स बेबेज जी हैं इनका जो भी हमारा योगदान है वो है कंप्यूटर में। सबसे पहले कंप्यूटर इन्होंने ही बनाया था, जिसकी वजह से कंप्यूटर का यहाँ निर्माण हुआ है। तो इनका यानी कंप्यूटर के जन्मदाता भी कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो इसमें हम देखेंगे कि चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की, तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट होगा। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद भी रखनी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखेंगे। अभी देखिए इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन हार्डवेयर के उपागम के अंतर्गत आता है। अब आपको सबको पता है कि हार्डवेयर होता क्या है। जैसे अगर आपने कंप्यूटर कभी देखा होगा तो कंप्यूटर में काफ़ी चीज़ें हार्डवेयर होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि उसका जो मॉनिटर होता है, उसका प्रिंटर है, उसका कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन हार्डवेयर के उपागम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया कि पुस्तकें, मानचित्र, आरेख यानी कि ग्राफ और दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न, टीवी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आइडिया लगा होगा कि टीवी हमारा एक तरीके से मॉनिटर होता है। जैसे कंप्यूटर में आप देखेंगे कि मॉनिटर होता है, उसी तरीके से टीवी भी क्या होती है, मॉनिटर का ही एक हिस्सा होता है, जिससे कि आप चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। अगर वहाँ पे कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आ रहा है तो उसको भी आप देखते हैं। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि हार्डवेयर हमारा कौन सा, टीवी, यानी टीवी का मॉनिटर। तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 में कि निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की। अब देखिए ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा हिस्ट्री वगैरह में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें देखिए आर्य समाज की जो स्थापना यहाँ पे की है उनका जो पूरा योगदान है वो क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था कि आर्य समाज की स्थापना की है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd करेक्ट होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कह रहा है कि भारत का पहला जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखिए जीवमंडल संरक्षित जो क्षेत्र आपको ऑप्शन दिया गया कि नंदा देवी, सुंदरवन, नीलगिरी एंड ग्रेट निकोबार।
तो यहाँ पे आपको ध्यान ही देना है कि इनमें से हमारा जो सबसे फर्स्ट यानी पहला जो जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है वो आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 नीलगिरी, ठीक है, जो कि 1986 में यानी कि 1986 में, देखिए 1986 में इसको बनाया गया था। उसके बाद 1988 में नंदा देवी को बनाया गया था। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र, तो आपको वो नीलगिरी होगा और ये 1986 में बनाया गया था। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा इनमें से राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न एक्चुअली ये होता है कि अगर हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर को चूज़ करते हैं तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर हमारा 3 कंट्री को टच करता है। कौन कौन सा आप बता सकते हैं? फर्स्ट देखिए पाकिस्तान से इसकी ज़मीन टच होती है, दूसरा आपका मालूम कि चाइना से भी इसकी ज़मीन टच होती है, और छोटा सा पार्ट आपका अफ़गानिस्तान से भी टच होता है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर भी हमारा 3 कंट्री से घिरा हुआ है। अगर उसी तरीके से हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे सिक्किम की, तो सिक्किम में आपको पता है कि ये भी बीच में है किसके, एक तरफ इसके नेपाल होता है पड़ता है, एक तरफ हमारा क्या होता है यहाँ पे तिब्बत है यानी भूटान आप मान लीजिए, ठीक है, भूटान है, ऊपर क्या इसके आपको चाइना का पार्ट है। तो हमारा सिक्किम भी 3 कंट्री से यहाँ पे घिरा हुआ है। जबकि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो देखिए अरुणाचल प्रदेश भी आपको मालूम है कि यहाँ पे ये भी 3 कंट्री से ही हमारा घिरा हुआ है। ऊपर इसके क्या है, ऊपर हमारा चाइना है, ठीक है। नीचे अगर हम बात करेंगे इसके राइट साइड में, वो आपको पता है कि म्यांमार है, और इसके जो लेफ़्ट साइड में वो क्या है हमारा भूटान फिर से पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये भी हमारा 3 कंट्रीज से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो या सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश हो, ये तीनों हमारे 3 कंट्री से टच हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एक इशू है। यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली होना चाहिए भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों सीमाओं से यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ठीक है, स्पर्श नहीं करता है। अगर ये होगा तो आपको ध्यान देना है कि हमारा ऑप्शन क्या होगा कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हमारा फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। इसमें कह रहा है कि शिक्षा के विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए। अब आपको मालूम कि हमारे या किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है वही क्या होता है कि हर एक पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो हमारे इंडिया में जो जीडीपी है उसका कितना पार्ट शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे व्यय करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए नीति आयोग जो बनाई गई है 2014 में, तो नीति आयोग ने क्या किया, सिफारिश किया था कि इसका जो यानी कि हमारे कंट्री की जीडीपी है वो कम से कम, यहाँ पे देखिए एटलीस्ट की बात हो रही, कम से कम 6% होनी चाहिए। 6 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 6% हमारा जो एक हमारे यहाँ पे मनी है वो किस के रूप में व्यय होनी चाहिए, वो एजुकेशन के रूप में जानी चाहिए। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा कि 6% हमारे जो यहाँ पे जीडीपी है वो शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होनी चाहिए। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि विश्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018 और 19 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहा गया था कि 2018 और 19 में, ठीक है, वो भी किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब आपको पता है कि जीडीपी के जो परसेंटेज होता है वो बहुत से यहाँ पे हमारी जो संस्थाएं हैं वो टाइम निकालती रहती हैं। इसे हमारा मालूम है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी निकालती है, आरबीआई की अलग नीतियाँ होती हैं, उसी तरीके से क्राइसिल एक संस्था है वो अलग निकालती है। तो ऐसे तो बहुत से हैं संस्थाएँ जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ बताती रहती हैं पूरे वर्ल्ड की, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली बात कर रहा है विश्व बैंक की। तो अगर हम विश्व बैंक की बात करेंगे तो 2018 और 19 के लिए उसने जो फोरकास्टिंग की थी वो हमारी रही है 7.3% की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, कि 7.3% हमारी जो 2018-19 के जीडीपी की ग्रोथ रही है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताई गई थी। उसका नेक्स्ट हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कह रहा है कि चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया। अब देखिए चेचक का जो टीका है वो बेसिकली एडवर्ड जेनर ने यहाँ पे खोजा था। तो एडवर्ड जेनर को इसका चेचक के टीके खोजने का श्रेय यहाँ पे दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि एडवर्ड जेनर ने ही क्या किया था, टीके के यानी कि चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि टीन उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना।
तो जो बच्चे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के हैं उनको अच्छे से पता होगा कि छत्तीसगढ़ हमारा सबसे क्या होता है कि प्रमुख उत्पादक राज्य है किस चीज़ का, टीन का। ठीक है, नंबर 1 हमारा स्टेट है पूरे इंडिया में। तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि छत्तीसगढ़ हमारा फर्स्ट सबसे ज़्यादा प्रमुख राज्य टीन उत्पादक के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब देखिए इसमें आपको पता है कि महात्मा गांधी ने बहुत से आंदोलन किए टाइम टू टाइम, लेकिन जब उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरुआत की थी उस समय क्या हुआ कि चौरी चौरा का जो हुआ था यहाँ पे कांड, उसकी वजह से महात्मा गांधी को काफ़ी दुख हुआ था और उन्होंने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन को यहाँ पे स्थगित कर दिया था, रोक दिया था। तो ये हमारा जो होगा क्वेश्चन पूछा गया, इसके हिसाब से हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4 कि चौरी चौरा कांड जब हुआ उस समय असहयोग आंदोलन क्या किया, स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी आपको बताना कि कौन सा यहाँ पे गलत है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट कहा गया है कि महात्मा गांधी ने क्या किया, वर्धा योजना, बिल्कुल सही है क्योंकि महात्मा गांधी ने वर्धा योजना लेकर के आए थे और इसी में उन्होंने बताया था कि क्या क्या बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि महर्षि अरविंद द लाइफ ऑफ डिवाइन, तो ये भी एकदम सही है कि महर्षि अरविंद ने ही क्या किया था, ऑथर रहे हैं द लाइफ ऑफ डिवाइन के। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनका है शांति निकेतन, ये भी करेक्ट है कि इनसे शांति निकेतन का रिलेशन है। जबकि देखिए विवेकानंद के बारे में कहा गया गुरुकुल, ठीक है, जबकि गुरुकुल इनका नहीं है बल्कि विश्व गुरु के नाम से इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे विवेकानंद जी का ये हमारा गलत है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो कह रहा है कि सुमेलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सुमेलित नहीं है यहाँ पे। उसके नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है 49। यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा के विषय में सही क्या है। पहला कह रहा है कि यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। लोकसभा हमारा अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा हमारा कैसा होता है कि स्थायी सदन होता है। उसका नेक्स्ट कह रहा है कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये भी करेक्ट है क्योंकि आपको पता है कि ये भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जी हाँ, इसमें आपको पता होगा कि आपका जो राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी हर 2 साल के बाद यहाँ पे 1/3 इसके सदस्य क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। इसके लिए हमारा ये भी 3rd करेक्ट है और इसकी अवधि क्या होती है, 6 ईयर होती है। तो यानी चारों के चारों हमारे क्या करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे राज्यसभा के बारे में सभी यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी करेक्ट हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2 का। इसमें कहा गया आपको क्वेश्चन नंबर 50 में कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत और चीन का युद्ध लड़ा गया था, 1948, 1950, 1962 और 1971। तो सभी को ये चीज़ें पता होंगी कि चाइना के साथ हमारा जो वॉर हुआ था वो हमारा 1962 में हुआ था, ठीक है। तो अभी भी जब कभी भी यहाँ पे ऐसी स्थिति बनती है भारत और चाइना के बीच में, तो आप देखते होंगे कि 1962 का तुरंत यहाँ पे बातचीत होने लगता है कि 1962 में हमारे कंट्री की और चाइना की क्या स्ट्रेंथ रही है, इस समय क्या स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हमेशा 62 से किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इस वीडियो में बेसिकली क्या किया है कि DLED 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हमने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व किया है और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे कोशिश किया बताने का। अब इसके जो बाकी के पार्ट हैं मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप जब भी तैयारी करें या जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो एक बार प्लीज़ इसको रिवाइज़ करके ज़रूर जाएं। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर, ताकि आपको पता रहेगा कि हाँ पिछले साल हमारा क्वेश्चन पेपर जैसा आया था तो आपको कितना उसके बारे में आता है, कितना चीज़ें नहीं आती हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक भी आपको ध्यान से देखने हैं। और अगर हमारे चैनल में आप बने हुए हैं और आगे बने रहते हैं तो आपको जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप हर एक एग्ज़ाम में एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर करके आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत